हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में कुछ बातें करूँगा। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। GERD का मतलब होता है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स करके यानी कि ऊपर आकर के ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में आ जाता है। स्टमक में एसिड होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। ये शरीर में बनता है। ये हमारे पाचन क्रिया के लिए और शरीर के अन्य फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। जब ये एसिड फूड पाइप में आ जाए तो जो हमें सिम्टम्स होती हैं वो होती है चेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना, काफ़ी ज़्यादा डकारे आना या कई बार खाना या लिक्विड मुंह में आ जाता है। रात को सोते वक्त ये ज़्यादा आ सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है जो कि कई बार हम ज़्यादा खा लें या कई बार हम देर से खाएं तो ये हो जाता है। एक कॉमन कंसेंसस है, इसकी डेफिनेशन है कि अगर ये हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा हो रहा हो या ये ज़्यादा सिम्टम्स दे रहा हो तो ये एक डिजीज़ बन जाती है यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसके जो सबसे कॉमन सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन, कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग GERD के कारण एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस होते हैं यानी कि फूड पाइप से अलग सिम्टम्स होते हैं। गले में भारीपन लगना, गले में कुछ फंसा हुआ सा लगना, चेस्ट सिम्टम्स होना। कई बार लोग कहते हैं कि अस्थमा की शिकायत भी GERD से रिलेटेड हो सकती है। डेंटल प्रॉब्लम्स ये भी GERD से हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स हैं GERD के। लॉन्ग स्टैंडिंग GERD यानी कि काफ़ी लंबे समय तक अगर GERD चलता रहे तो इससे फूड पाइप के लोअर एंड में इरोजन्स बन जाती हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। इसको इरोजिव इसोफेजाइटिस कहते हैं। ये इरोजिव इसोफेजाइटिस फूड पाइप में स्ट्रिक्चर पैदा कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा तो कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है जिसको बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं। और बैरेट्स इसोफेगस एक तरह का ट्यूमर यानी कि कैंसर का प्रिकर्सर होता है। ये एक प्री मैलिग्नेंट लीजन कहलाता है और काफ़ी कम लोगों में, मतलब 0.5 to 1% लोगों में पर ईयर इसमें कैंसर में प्रोग्रेस करने का पोटेंशियल होता है। लोअर एंड इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा के बढ़ने का बैरेट्स इसोफेगस एक सबसे कॉमन कारण है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर हाई इंसिडेंस ऑफ लोअर एंड इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक चीज़ काफ़ी बिनाइन और इनॉक्वस लगती है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जितना हम समझ रहे हैं उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार काफ़ी सारे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स एग्जैक्टली कार्डियक सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। तो जब पेन, जलन के साथ दर्द हो रहा हो, रात में जब एसिड रिफ्लक्स, रीगर्जिटेशन होता है तो कई लोग घबरा करके कार्डियक चेकअप में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड पाइप और हार्ट की नर्व सप्लाई बिल्कुल एक सी होती है, इसीलिए ये सिम्टम्स इंटरचेंजेबल और कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर लंबे टाइम से ये हार्ट बर्न चल रहा हो तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एंडोस्कोपी होती है। कई लोग एंडोस्कोपी के नाम से बड़ा घबराते हैं। एंडोस्कोपी एक बहुत सरल सी प्रक्रिया है। एंडोस्कोपी बेसिकली एक फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, आपके मुंह के ज़रिए फूड पाइप और स्टमक को देखा जाता है। इसको करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं और ये सिडेशन में होता है यानी कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। एंडोस्कोपी के ज़रिए जो जानकारी मिलती है वो पहली जानकारी ये है कि फूड पाइप के अंदर डैमेज कितना हो रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों को एक कंडीशन होती है जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं, यानी कि फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो वाल्व की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है वो लूज़ हो जाने के कारण एसिड रिफ्लक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट के लिए, GERD के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। और इस कंडीशन के बढ़ने का कारण हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। खाने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वक्त से खाना खाना, टाइम से खाना खाना, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, और रात का खाना आप सोने से कम 2-3 घंटे पहले ख़त्म करें। बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, साथ में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग यानी कि वो पेट से खाना निकलने की स्पीड को धीमे कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फैटी फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, स्पाइसी चीज़ें, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें एक कॉमन सेंस जानकारी के ज़रिए भी हम जानते हैं कि ये एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं।
स्मोकिंग GERD को प्रेसिपिटेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। रात को प्रॉपरली टाइम से नहीं सोना, काफ़ी देर तक जगे रहना, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। खास करके अर्बन शहरी माहौल में देखा जाता है कि लोग बहुत लेट से घर आते हैं, लेट से खाना खाते हैं और खाना खाते ही बहुत जल्दी सो जाते हैं। मोटापा, बढ़ता हुआ मोटापा एक GERD को बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। सेंट्रल ओबेसिटी GERD को बढ़ाता है। तो हम ट्रीटमेंट जो भी करें, ये डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे जो क्लास ऑफ ड्रग्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, बहुत सारे पैंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, आप सब ये प्राय हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर मिलती हैं, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं। ये दिस इज़ द मेन स्टे, ये ट्रीटमेंट का मूल स्तंभ ये है, जिसको ये हम लेने से काफ़ी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। ये लंबे समय तक लिया जा सकता है। रिसेंट कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे PPI की लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए, जिसमें कि हड्डियों का कमज़ोर होना, स्टमक में कुछ कार्सिनॉइड ट्यूमर्स का होना, ये हो सकते हैं, बट ये लगभग 10 से 15 साल यूज़ के बाद, प्लस कुछ लोग जो इसके प्री डिस्पोज्ड होते हैं, इसके कारण होते हैं। किडनी से संबंधित बीमारियां होना, इससे अगेन ये एक कंसर्न है। PPI के लॉन्ग टर्म यूज़ या कहें अब तो अब्यूज़ है, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं। इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ इतना ज़्यादा होता है कि आप इसको ऐसे ही लेते रहते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आपको लंबे समय तक ये हो रहा हो, आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करें। फिर भी यदि आराम ना आ रहा हो तो ओवर द काउंटर ये पिल्स दे करके आप अपना ट्रीटमेंट खुद करने की बजाय डॉक्टर से मिलें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है। यदि एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है तो 24 आवर pH मेट्री, ईसोफेजियल मैनोमेट्री जैसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यदि हाइटस हर्निया निकल के आता है तो इसका इलाज सर्जरी के द्वारा हाइटस हर्निया का ऑपरेशन होता है। अब काफ़ी सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए बिना ऑपरेशन के हम फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, उसको हम टाइटन कर सकते हैं। आर्म्स और ये अन्य कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं। गर्डेक्स होता है, जिसमें एक इम्प्लांट लगा देते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइस लगाते हैं एंडोस्कोपी के ज़रिए। ये सब सिंपल प्रोसीजर्स हैं, बट ये सारी चीज़ें समझने के लिए पहले हमें डाइट और लाइफस्टाइल, किस कारण से एसिडिटी नहीं ठीक हो रही है, और दवाइयों का एडिक्वेट ट्रायल देना ज़रूरी है। तो इस बहुत ही कॉमन कंडीशन से बचने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय हैं, जो कि आप इसको कर सकते हैं। और आपको प्रॉब्लम्स हो तो निश्चित रूप से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू।